अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, मौसीकी के हवाले से कहावत है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, लेकिन कुछ लोग इसको उल्टा करके पढ़ते हैं। वो कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं, बल्कि ग़िज़ा मौसीकी की रूह है। इसीलिए सुर और खुराक के इस कश्मकश में क्लासिकल मौसीकी बेहद निढाल है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि हस्बे हाल के क्लासिकल सिंगर का क्या हाल है। अरे वाह वाह वाह, क्या क्या अच्छा तारुफ करवाया है अली मुमताज साहब ने। भाई आप खुद देखिए मौसीकी रूह की ग़ज़ा कैसे हो गई। अगर ग़ज़ा ही नहीं खाई होगी तो मौसीकी निकलेगी कैसे। वाह 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 वाह। ये पुरानी बातें हैं, मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। अब पहले ग़ज़ा और बाद में मौसीकी। भाई क्या कहने। क्या अच्छी बात कही बेटा, ग़ज़ा पहले। मैं सदके जाऊं, आपके लिए तो पहले भी ग़ज़ा और आखिर पे भी ग़ज़ा। बल्कि बड़े उस्ताद जी, आपके लिए तो मौसीकी है ही नहीं, ग़ज़ा ही ग़ज़ा है। बहुत देर मौसीकी के पीछे खज्जल होके देख लिया, मौसीकी में कुछ नहीं पड़ा। पहले ग़ज़ा का बंदोबस्त करो, फिर मौसीकी का सोचो। क्या कहने उस्ताद मोहतरम, ऐसी आला बात की है जी, चाहता है माथा चूम लूं आपका। और कितना चूमना उस्ताद जी, पहले ही चूम चूम के माथा पीछे तक ले गए। मेरे ख्याल से माथा चूमा भी नहीं जा सकता, ये संगम हो भी नहीं सकता। आहा, ना उनसे उठा जाता है ना उनसे उठा जाता है। क्या कहने। वाह वाह वाह। अच्छा, मुझे तो प्रोड्यूसर की तरफ से कहा गया था कि ये मौसीकी का सेगमेंट है, लेकिन मुझे तो लगता है ये लड़ाई झगड़े का सेगमेंट है। उस वक्त से आपस में एक दूसरे के साथ आप लड़ी जा रहे हैं। बेटे आप नए नए आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस फैमिली को समझ जाएंगे। हमारे यहाँ बेटा हर कदम पे झगड़ा है। किसी दूसरे ने 1000 ज्यादा ले लिया तो झगड़ा है, किसी की तरफ बोटी अच्छी चली गई तो झगड़ा है, किसी ने सूट अच्छा पहन लिया तो झगड़ा है, किसी ने जूता पॉलिश करवा लिया तो झगड़ा है। भाई, सूट अच्छा पहनने पर क्यों झगड़ा है? बेटा सूट किसी ने अच्छा पहनना है तो बाकियों ने जुगत पानी जरूर करना है। हमारा तो बेटा कोई जी मकान अच्छा बना ले तो झगड़ा है, क्योंकि किसी ना किसी ने जरूर कहना होता है जितना मर्जी अच्छा है, मगर बम के आगे तो कुछ नहीं ना। जनाब बड़े उस्ताद जी तो अस्पताल में अपने साले की खबर लेने गए, वहां झगड़ा हो गया है। वो क्यों? ओ जी, मरीज का फ्रूट खा गए थे। नहीं बेटे, झगड़ा फ्रूट खाने पे नहीं था हुआ। अच्छा। वो मरीज को जो ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी वो उतार के पी गए थे। यानी उसे कुछ देने के बजाय उसी की चीजें खाए। बेटा हम सिर्फ दुआएं ही देते हैं। लाया लाया मैं तेरे नाल वे, ओ लाया लाया मैं तेरे नाल वे, एक होया सावा फेरा जे निगावा, शाला मार जावा। ओ बेटा, वो ये गाना गाते तेनू किसी ने लाइया नहीं। कैसे सो गए हो तुम? बन गए हो तू ते हुण मेरी तकदीर वे, दिल च वसाई ये मैं तेरी तस्वीर वे, दुख सुख से। ओ बेटा, ओ बस करो पुत्र, क्यों मेरा उस्ताद मारना जी। बेटे ये गाना मत गाओ, उस्ताद मोहतरम ने इसी गाने की वजह से फिल्मी मौसीकी से नफरत शुरू की थी। क्यों जी, इस गाने ते उस्ताद होरां नूं किसी ने कोठे तो थले सुट्टा सी? या इस गाने ने उस्ताद दे हथों बुरकी खो ली सी? ओ नहीं बेटे, उस्ताद मोहतरम के जज्बात का मामला है। ओ अच्छा अच्छा, मैनूं लगदा किसी ने गाना ला के उस्ताद होरां नूं फैंटी लाई। ओ मैनूं तो लगदा उस्ताद नूं बाहर कढ के किसी ने अंदरों कुंडी लाई। ओ बेटे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं जिस तरफ कोई इशारा कर रहा हूँ जज्बात बेटे,
हाँ अब बेटा छोड़ दो इस बात को, सर में दर्द शुरू हो गई है, चाय बनवा लो और 7 समोसे जरूर मंगवाना। खाली चाय पीने से सर दर्द बढ़ जाती है। लो जी, गई भैंस पानी में। अभी आप लोग इन्हीं की खुराक की बात कर रहे थे। ਉਹ ਜਨਾਬ ਭੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਭੈਂਸ ਗਈ ਪਾਣੀ में। लाया लाया मैं तेरे नाल में, लाया लाया मैं तेरे नाल में, एक होया सा। ओ बेटा, ओ बाहर आ जा पुत्र। ओ तू क्यों आपा सुगरां कोलों चिमटे खाने नहीं है? ये आपा सुगरा कौन है? अब बेटा छड़ दे इस गल नू, और तू क्यों इस गाने दे पीछे पै गया है? लो हुण ते इस गाने ते मेरी सुई अड़ गई जे। ओ काका, ओ जा किसे कड़ी सास कोलों सुई ठीक करा जाके, चल मेरा पुत्र। ओहो जिमी भाई, तेरी ते सूई अड़ गई ना, मेरी घर वाली अड़ गई। पेके गई है, कहती मैं उत्थे ही रहना, मैं नहीं वापस आना। ओहो, क्यों लड़के चली गई हैं? ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੂੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਪੇਕੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਗਰ ਮੈਂ ਮਿੰਨ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਡਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। यार ये क्या वजह हुई? ओ बेटा जी, आपको पता है हम लोग बिला वजह लड़ पड़ते हैं। ये जो बच्चा है काया ढोलक वाला, इसकी बेगम लड़के चली गई। अच्छा। इसने मुझे भेजा मनाने के लिए। मैंने पूछा बेटा क्यों लड़के आ गई है? कहती है चचा जान, इसने तोते रंग की कमीज पहनी है, मेरे दिल से ही उतर गया है। पहले मैंने भी सोचा कि ये क्या बात हुई, फिर मैंने घर आके इसे कहा कि बेटा जरा तोते रंग की कमीज पहन के आओ। जब ये पहन के आया है तो फिर मैंने भी इसे कह दिया बेटा आइंदा मुझे नहीं बुलाना तुम। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਮਨੂ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਭਰਜਾਈ, तो आप उनसे पूछ ही लें कि उन्हें कौन सा रंग पसंद है। ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੰਗ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਡੀਸੈਂਟ ਰੰਗ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਲੜ ਕੇ ਪੇਕੇ ਚਲ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? बीवी वास्ते तो लोग किन्ने किन्ने पापड़ बेलते ने। आंटी मैं पापड़ बेलने वाला नहीं हूँ, मैं पापड़ खाने वाला हूँ। जावे 2 महीने हो गए ने कुड़ी नूं घर बैठे, तू एक बारी भी उन्हें मनान नहीं आया। ओ बिस्मिल्लाह, आप छोड़िए, गुस्सा मत कीजिए। इधर आइए जरीना आपा, इधर आइए, तशरीफ रखिए। हाँ है जरीना आपा, वे मैं तेरे कोलों 4 साल छोटी हाँ, तो फिर भी मैं जरीना आपा। उस्ताद मोहतरम बेइज्जत हुए ने। वैसे वैसे वाले मियाँ, एक बात है कि आपकी सास साहिबा जो है बहन हमारी इंतहाई बारीक खातून है और दलेर भी है भाई। हाँ जी दलेर हैं, तो शेरनी जैसी बेटी को जन्म दिया है। आंटी कहाँ है वो शेरनी? ओ नहीं आन लगी, जदों तक तू जाके उन्हें मनाएगा नहीं। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਬਾਤ ਪੱਕੀ ਹੈ ਬਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ। ओ भाई, क्यों नहीं मनाने के लिए जा रहे? अगर नाराज होकर बीवी गई है तो मनाकर ले आओ। जाओ। अली साहब कैसे जाऊं मैं उसको मनाने, कैसे मना के लाऊं? ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਆ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ। लो फिर वो दिन आई। मैं 200 तो बाद कभी पेट्रोल पवाया ही नहीं। वो तो बेटा इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? वो सच्ची है जनाब। जब भी उसे मोटरसाइकिल पे लेके बाहर गया है, रास्ते में पेट्रोल खत्म हुआ है और फिर सड़क पे मोटरसाइकिल लिटा के उसे कहता है कि टैंकी पे चपेड़े मारो, तुम्हारे हाथों में बहुत जान है। हाँ दसिया उन्हें मनु कि कई दफा 2-2 किलोमीटर पैदल चल के घर गई है। ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। वैसे आप बच्ची की वालदा हैं, आप बच्ची को क्यों नहीं समझाती? इस बेचारे से ऐसे मुतालबे क्यों करती हैं कि जिनको वो पूरा नहीं कर सकता? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਉਹਨੂੰ? हाँ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆ।
पता नहीं केड़ी ਉਹ ਮਨੂਸ ਕੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ मैं अपनी शहजादी नहीं थी तेरे ना घर छड़ी। शहजादी शहजादी ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨਾਲ 100 ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। वो अकल को हाथ मारो, क्या कर रहे हो? आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा सब कुछ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ भाई उन दिनों आरफ लोहार की जुगनी हिट हुई थी, हमने सोचा ये भी कोई काम दिखा लेगा। उस्ताद जी सीधे पदरे हो जाओ, जल्दी जल्दी सीधे पदरे हो जाओ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਰੋਟੀ खुलने लगी है। ओ नहीं उस्ताद जी, बड़ी अमीर पार्टी लेके आया। वो एक औरत ताड़ा पूछण रही सी, मेरा ख्याल है उन्हें फंक्शन करवाना है। मैं उन्हें सीधा इधर ही ले आया तो गड्डी तो उतर रही है। खबरदार खबरदार खबरदार, अगर उसके सामने किसी ने पॉप सिंगिंग या लोक गुलूकारी की कोशिश की तो वो लाजमन क्लासिकी मौसीकी की फैन लग रही है। लो ये ਤੁਸੀਂ किस तरह कह सकते हो? बेटा ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये आजकल फैशन बना हुआ है, ये क्लासिकी मौसीकी पसंद करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जिन्ना ਤੁਸੀਂ आ गए हो, 2 कदम और पुटो तो अंदर खत्म हो जाता है। प्लीज आप इधर आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए बैठिए। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर तो भाई आपका घर ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई है। आपके मोहल्ले में कोई आपको जानता ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं जानते, रोज नंगने तो इथों ही है। मेरा ख्याल है आपने गलत पूछा है। अगर आप ये कहती ना कि मैंने उस्ताद गेंडे के घर जाना है तो लोग यहाँ आपको छोड़ के जाते। यकीनन आप पॉप सिंगर के लिए आई हैं। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? Come on people, everybody! बंद कर चीका, वो फोक गुलूकार वास्ते आईया ने। गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानिया, गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानिया, जे मैं तेरे कोल रहनिया, तेरा जी रहनिया, गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानिया। लो भाई वाले खान, लगता है आज तुम्हारे मोटरसाइकिल की टैंकी फुल हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, इनकी तो छोड़े, खान साहब आपने भी मुझे नहीं पहचाना। मैं शबाना हूँ, शबाना। ओ शबाना, जो 30 साल पहले मुझे छोड़कर अमेरिका चले गई थी। इसका मतलब है कि 30 साल पहले भी ये समझदार खातून थी। खान साहब, मैं तो म्यूजिक से जुड़ी रहना चाहती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब ने जबरदस्ती मेरी शादी करके मुझे अमेरिका भेज दिया। ओहो, तो तुमने फिर कभी मेरा हाल भी नहीं पूछा? ओहो, आप तो उस्ताद जी को छोड़कर चली गई। आपके गम में फिर उस्ताद जी ने सारी जिंदगी वो रोटी खाई है, वो रोटी खाई है कि रह रब दा नाम। एक मिनट खान साहब, ये ओ जी, ये मेरे पास मौसीकी सीखने के लिए आती थी। और आप इनके आशिक हो गए? और नहीं, ये तो अमेरिका चले गई थी। अच्छा किया चली गई थी, वरना आज ये भी किसी सड़क पर लेटी हुई मोटरसाइकिल की टैंकी पर हाथ मार रही होती। 30 साल के बाद आना हुआ है पाकिस्तान। मैंने कहा चलो जाके खान साहब का हालचाल ही पूछाऊं। खान साहब, आप तो 30 साल बाद भी नहीं बदले। क्या कहने, उनके कहने का मतलब ये है कि 30 साल पहले भी खान साहब बुरे ही लगते थे। उस्ताद जी तुसी भावें इंज करो, भावें इंज करो, किसे पासे सदीर नहीं लगना तुसी। बस शब्बो, तुम्हारे जाने के बाद जमाने ने मेरी कदर ही नहीं की। तो उनके जाने से पहले जमाना कौन सा आपको आगा साहब कहता था? उस्ताद जी शबाना तो सीधा तुसी शब्बो ही कह देता। अमेरिका दी पुलिस च इन्हां दा खामद। यार आप लोग क्यों इनको तंग कर रहे हैं? खान साहब, आपके 30 बरस बाद मेहमान आए हैं, कोई उनके लिए ठंडा मंगवाएं, कोई खातिर तवाज़ो करें उनकी। वो बेटा, जल्दी से जाओ, शबाना साहबा की गाड़ी में शायद जूस का डब्बा पड़ा हो। हेलो, क्या कहने, उस्ताद मोहतरम ने हमेशा अपने मेहमान की खिदमत उसी के पल्ले से की। ਦਿਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਨੀ ਆ अपना खाना नाल बन के लियानी आ भाई। आंटी आप इस तरह के ताने ना दें, जब आप मंगनी करने आई थी हमने आपको नान टिक्की नहीं खिलाई थी। यार मैं हैरान हूं, तुम सब कैसे फनकार हो, घर आए मेहमान को एक गिलास पानी का नहीं पिला सकते? उन्हें जी पानी क्यों नहीं पिला सकते, पिला सकते हैं पानी। वो वासा वाले हमारे नलके का कनेक्शन काट गए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपनी गाड़ी में खाती पीती आई हूँ। ओ आंटी आपकी गाड़ी में चॉकलेट पड़े? लो जी बाले खान, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी बीवी लड़कर क्यों घर गई है। लो देखो ना जरा, जिस घर च रोटी ना पानी उत्थे कुड़ी ने की वसना है। ओ आंटी तुसी भेजो मेरी घर वाली नू, आ गली दी नुक्कर ते फिल्टर लग गया, मैं उथों पानी भर लिया होना। आप भी मेरा ख्याल है गली के नुक्कर पे लगे हुए फिल्टर से ही पानी पिएं। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। इसी अंग्रेज की इस हरकत से ही तो वो निकला था मुहावरा, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पेश खिदमत है हस्बे आल का खबरनामा। नाज़रीन, न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने एक ऐसी खबर लेके आया है जिससे ये साबित होगा कि अंग्रेज भी थोड़े थोड़े पागल होंगे। आहो हम अपनी पागलपुणे गिनाते रहते हैं, यार अंग्रेजों भी तो देखिए ना। वाह क्या हुआ जीजी, किसी ने गलत अंग्रेजी बोल दी? गलत अंग्रेजी नहीं बोली, गलत हरकत की है। लंदन की खबर है, ये सुनो। बरतानिया में फायर ब्रिगेड को एक्शन में देखने के जुनून में एक नौजवान ने अपने ही घर को आग लगा दी। गैर मुल्की खबर अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड की काउंटी नॉर्थम्बरलैंड में 26 साला नौजवान जेम्स ब्राउन को अपने ही घर को 2 मरतबा आग लगाने के जुर्म में 8 माह की कैद और 150 घंटे की मुफ्त समाजी खिदमत की सजा सुनाई गई। यार बड़ा फजूल आदमी है ये, जिसने अपने ही घर को आग लगा दी। बस भाई जी इसी अंग्रेज की इस हरकत से ही तो वो निकला था मुहावरा, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वाह 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 वाह। देखो ना जरा कैसा बेवकूफ आदमी है। एडवेंचर देखने के कई लोग ना जी बड़े शौकीन होते हैं, उसको ये नहीं कहीं नसीब हुआ होगा, अल्लाह माफी दे, देखना कि कहीं आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड वालों की, फायर फाइटर्स की किस तरह दौड़े लगी हुई हैं। उन्हें क्या यार है वेखन ते बड़ा दिल कर रहे, उन्हें अपने घर को आग ला दी। अजीजी ये जो अंग्रेज है ना, ये सनसनी को बड़ा पसंद करते हैं। ओ यार ठीक है पसंद करें, मगर इतनी भी चवले ना मारे कि अपने हाथों से ही अपनी हर चीज का सत्यानाश ही कर ले। बिल्कुल। इस जैसे एक शोखे नौजवान ने अपने घर वालों से कहा ना कि मैं पायलट बनूंगा और घर के ऊपर से जहाज गुजारूंगा। घर वालों ने कहा कि लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये जहाज तुम चला रहे हो? तो कहने लगा मैं इसका हल सोच लिया मैंने, मैं ऊपर से जाते हुए ना जी अपने घर का एक निशाना लेके तो रॉकेट मार दूंगा। और ऊपर से ऐसा शोखा था जिद कर रहा है कि सारे घर ही रहना, मेरे को फिर दूजे फेरे नहीं जो इधर आया जाए। अब देखो ना इस बंदे को जिसने आग लगा दी है, मैं हैरान हो रहा हूँ ईमान से, मेरे ज़हन में मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। रात को मैं सोच रहा था कि शायद ये इसका मैटर का रिजल्ट आया होगा और ये हो गया फेल। इन्हें सोचा कि मेरे अब्बे ने मैंने सवेरे बहुत कुटना है, उन्हें रिजल्ट कार्ड समेत सारा घर ही साड़ छड़े। यार ये फजूल सोच है तुम्हारी, ये भले कैसे वहां पर हो सकता है? वहां पर तो अगर कोई बाप बच्चे को हाथ लगाए और बच्चा पुलिस को बुला ले तो काम उल्टा पड़ जाता है। नहीं तो फिर किस लिए इसने सारा घर साड़ दिया है? कोई तो ऐसा वाकया पेश आया ही होगा ना, वरना मत तो नहीं बजी होती ना बंदे की। भाई तुमने फायर फाइटर्स को भज नस करते हुए देखना है अगर
तो ये कई दफा होता है, कई वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उधर जाके देख लो, वहां जाके देख लो किस तरह वो दौड़ रहे हैं, किस तरह नाचते नाचते सीढ़ी लगाते हैं, कैसे ऊपर चढ़ते हैं। यार तुम अपनी झुग्गी साड़ ली ये सारी, हद हो गई है यार। मैं तो सोच रहा हूँ शुक्र है इसे फायर फाइटर्स देखने का शौक था, कहीं से ताबूत उठते हुए देखने का शौक नहीं, वरना किधरे पिस्तौल ले आके अपना घर ही मार छड़ता था। इसने अपने शौक में 7 वालों का घर भी साड़ दिया। कैसा बेवकूफ आदमी है यार। तू घर नू ना अग ला, तू वैसे फायर ब्रिगेड वालियां नू फोन करके कह दे कि मेरी बेगम नू हर वेले शॉपिंग दी अग लगी रहती है, जल्दी पहुंचो। यार उस पे फायर ब्रिगेड वालों ने आना नहीं था। चलो फायर ब्रिगेड वाले आ गए ना, तो मेरा ख्याल है सारे घर वाले उन्होंने नाल ही टुर गए होंगे, चलो उन्होंने ताड़े दफ्तर चल के ही सौने हैं। ऐसे ऐसे जुनूनी लोग हैं, आप सुन के हैरान होंगे। एक और वाकया मैं पढ़ रहा था कि ये पैराग्लाइडिंग नहीं होती, ये पैराग्लाइडर भी ऐसे ऐसे जुनूनी होते हैं कि अल्लाह माफी दे। चीन के एक पैराग्लाइडर ने पाबंदी के बावजूद पहाड़ से छलांग लगा दी और बादल उसे 28,000 फुट की बुलंदी पर ले गए। उत्ते जाके फिर बदलों कहंदा रहा थल्लियों तो तुहाडियां शक्लां और नजर आंदियां। अजीजी बस फिर जो ज़ालाबारी होगी ना उधर डिगेगा। सही कह रहे हो तुम, गिल्ला हो गई और भारा हो जाए तो थल्ले डिग पवे। ये चीन की आपको एक और बात सुनाऊं। चीन का एक सूबा है हनियान, उसमें एक 10 साला बच्चा चुपके से कश्ती में ना जी मछली के शिकार के लिए समुद्र में निकल गया। और वहां 24 घंटे तक भटकता रहा। वो तो करिश्माती तौर पे वो इस एडवेंचर के बावजूद जिंदा बचने में कामयाब हो गया। किस्मत से सियाहों के एक बहरी जहाज ने समुद्र में भटकते हुए उस बच्चे को देख लिया तो वहां से निकाला। देखो ना यार, कल्ला बच्चा ते मच्छी फड़न दे शौक च समुद्र च वड़ गया। यार समुद्र च केड़ी मच्छी, तुसां केड़ा कोई 20 देगां पकाणियां हन मच्छी दी, जिन्नी को तुसी घर पकानी सी किसी छप्पड़ चो भी लभ सकदी सी। यार ये क्या बात कर रहे हो, बच्चे की दलेरी देखो। हाँ, ये भी लिखा हुआ था कि बहुत शरारती था ये बच्चा। हाँ, मोहल्ले में शरारतों की वजह से बड़ा बदनाम है और अक्सर खंभों और दरख्तों पर चढ़ जाता है। बल्कि ये वो बच्चा है जो अपने एक मुकामी मंदिर को भी आग लगा चुका है। इसके वालिदैन बेचारे सफाई का काम करते हैं और उस बच्चे का नाम स्पेशल पुलिस वॉच लिस्ट में भी शामिल है, ताकि वो लोगों को कहीं और ना ये आदा तंग करे। देखो ना यार, देखो ना लोगों के बच्चे कल्ले की काम करते हैं। साडा गोगा बचपन जो कल्ला होंदा सी ना, ये सिर्फ मिट्टी खाता सी। यार वैसे ये ना कहो, मिट्टी खाना भी कोई छोटा काम नहीं होता। अंग्रेज ने कभी मिट्टी खाती है? नहीं, इसी मिट्टी खा के मोटा आया, देसी घ्यो देना तो घर होंदा नहीं सी। अच्छा, इसी तरह सऊदी अरब में 2 एडवेंचर के शौकीन नौजवान जो थे, उनको उस वक्त लेने के देने पड़ गए जब वो 300 मीटर गहरी खाई के अंदर चले गए। अब चले तो गए, मगर वो उनका वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कई घंटों तक ये जो 2 नौजवान थे सऊदी, खाई के अंदर ही भूखे प्यासे रहे। खुशकिस्मती से महकमा शहरी दफा की इमदादी टीमों ने सऊदी नौजवानों की जान बचाई। और उन्होंने फिर बाहर निकल के ना तो कान भी उन्होंने फड़ाए, तो उन्होंने कन्ना नू हाथ भी लुआया। अजीजी ये दोनों वखरी चीजें हैं, कान पकड़वाना और कानों को हाथ लगवाना। एक मिनट में यार ये रहा है समझा ले, उठ जरा कान फड़ कान। मेरे बाजू छोटे हैं। तो क्यों उस चीज में हाथ डालते हो जो तुम्हारे पास समझ नहीं है? कान इधर से नीचे से पकड़ते हो, ये बड़ी सजा है। ये जो डायरेक्ट कान पकड़ना है ये छोटी सजा है। उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था, उन्होंने छोटी सजा भी दी और बड़ी भी दी। और उसके बाद उनको कहा भी कि हुण इधर आए ना तो फिर वेख लेना, असीं तुहाडे सारे खजूरां दे बाग जाके तोड़ देने। यार अजीजी, हमारे बच्चे भी यहाँ के कुछ कम नहीं है। अभी भी आप देखें तो 15 की तरफ से, फायर ब्रिगेड की तरफ से ये शिकायत मौसूल होती हैं कि लोग हमें फेक कॉल्स करते हैं। हाँ जी, हर जगह पे बच्चा तो बच्चा है, और जो शरारती है वो की कहते ने जेड़ा लाहौर भैड़ा वो मक्के भी भैड़ा। ये बेचारे सेफ सिटी वाले, उन्होंने एक दफा बताया था ना, हम एक बच्चा फोन करके कहता है कि यार चेक करके बताएं भगवानपुरे लाइट आ रही है। मैंने कहा भाई जी खैर है, की होया की करना है तुसी? कहते यार साढ़े पासे नहीं आ रही, जो भगवानपुरे आ रही है तो असीं नानी दे घर चले जाने।
अजीजी अपना मुजफ्फर 15 वाले फोन करके तो कहता मैनू लभ लो। और तुम्हें पता 3 दिन 15 वाले नु लभदे रहे ने नहीं लभ्या। 3 दिन बाद जो थक गए ने ना बेचारे ते अपने बड़े भरा दी पैंट दी जेब चो मुंह कट के कहंदे चा। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। इतने समझदार होने के बावजूद वेले और अकेले क्यों फिर रहे हैं? और साहब आपके इस सवाल का जवाब सिर्फ इतना ही है कि शक्ल अच्छी ना हो तो सवाल अच्छा करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद साहब। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब। मैं ये समझता था कि हस्बे हाल वाले शायद भूल गए हैं मुझे, क्योंकि इस वक्त हस्बे हाल में आके सूरत हाल का तबसरा करना बड़ा ज़रूरी था। वाह वाह। शेख साहब पहले ये बताइए कि आपकी आजकल मसरूफियात क्या हैं? देखें, हम सियासतदानों की मसरूफियात क्या होनी होती हैं, और ख़ास तौर पे आपको पता है कि शेख रशीद के तो दिन रात अवाम के लिए वक्फ होते हैं। मेरी मसरूफियात तो अवाम के साथ जुड़ी होती हैं। रोज़ कोई ना कोई इंटरनेशनल वफद आ जाता है और जिससे फिर बैनुल अक़वामी मसाइल पे गुफ्तगू होती है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा मुल्तान का एक वफद आया हुआ था, उनके साथ मुलाकात तो मैंने फेसबुक के अपने पेज पे भी शेयर की है। वाह 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 वाह, इंटरनेशनल वफ्द यूनाइटेड स्टेट ऑफ मुल्तान से। मैं गौरी साहब आपकी जहालत पे रोना ही रो सकता हूँ और तो कुछ कह नहीं सकता। गलत कह दिया कुछ मैंने जी? ओ भाई, मुल्तान भी इंटरनेशनल सिटी है। आप कभी गए हैं मुल्तान? वहाँ भी अल्लाह के फजल से अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। जी बिल्कुल। और जिस शहर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो उसे आप इंटरनेशनल सिटी कह सकते हैं। क्या कहने। और मैं तो अल्लाह के फजल से अपने पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत करता हूँ अली साहब जी, मेरे लिए तो मुल्तान क्या, पत्तों की राह वाली, चीचा वतनी, मियाँ वाली, ये सब इलाके जो हैं ये इंटरनेशनल हैं। और गौरी साहब आप तो फनकार आदमी हैं। आपने वो गाना नहीं सुना, भावें वसें तू वलैत असा करनी नहीं रहत तेनों लैके जाना है मियाँ वाली। आपके फनकार अताउल्ला ईसा खेलवी ने वलैत और मियाँ वाली एक कर दिया, आप मुझे मुल्तान और अमेरिका एक नहीं करने दे रहे। वाह, ये शेख साहब इतना मियाँ वाली का जिक्र ना करें, आपके लिए ठीक नहीं है। अभी ताज़ा ताज़ा आपने चिल्ला पूरा किया है। चलें कोई और गाना निकाल लेते हैं जिसमें रावलपिंडी का जिक्र हो। अली भाई, असल में शेख साहब खुद एक इंटरनेशनल शख्सियत है। हाँ। इनसे जो भी मुलाकात करता है वो इंटरनेशनल हो जाता है। शेख साहब, ये नरेंद्र मोदी के हवाले से आपके बयानात बड़े तसलसल से जारी हैं। देखें जी, बात यह है कि मोदी को मैं जितना जानता हूँ उतना तो उसका अपना शीशा भी नहीं जानता। अच्छा शेख साहब, नरेंद्र मोदी जिसके बारे में आपने कहा कि आप बड़े अच्छे से जानते हैं नरेंद्र मोदी को, उनका एक बयान आया, तकरीर थी उनकी जंग के बाद, और उस जंग के बाद की गई तकरीर में उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर ही हमला कर दिया। देखे ना जरा भाई, भारत पे क्यों नहीं हमला हो सकता? भारत क्या मुरीख पे वाक़या है? भाई आप अगर हमारे साथ, हमारी पाक फौज के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमने ये जो बम रखे हुए हैं ये कोई शादी ब्याह पे चलाने के लिए नहीं रखे हुए। अब तो अली साहब उनके अपने एयर चीफ ने उनका सारा कच्चा चट्टा खोल दिया है। उसने ये कह दिया है कि ये सिर्फ मंसूबे ही बनाते हैं, दावे ही करते हैं, है इनके पास कुछ भी नहीं। असल में मुख्तसरन उसकी बात यही थी कि कुछ भी नहीं है उनके पास। हाँ जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी के दिमाग में बिहार का इलेक्शन सवार है और उसने बिहार के चक्कर में सारे भारत में खजां ले आनी है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं है हमारी फौज क्या शय है। हाँ। मेरा ख्याल है कि जितना मैं अपनी फौज को जानता हूं उतना कोई भी सियासतदान नहीं जानता। अब तो आप शेख साहब फौज को हर हवाले से जान गए हैं। अभी तो अली साहब मेरा गेट नंबर 4 से दाखिला बंद हुआ है, वरना मैं माजी में जितना करीब था फौज के, भारत सोच भी नहीं सकता कि हमने क्या क्या बना लिया हुआ है। मोदी ने तो सिर्फ अपनी आवाम को उल्लू बनाया है ना जी, या फिर उसने बेइज्जत होने के बाद मुंह बनाना सीखा है। देखें
जंग के असल हथियार तो हमारे पास हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं अली साहब जी, आप मानेंगे नहीं, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ जी। जब ये JF-17 थंडर तैयारे बन रहे थे तो मैं 2 मरतबा देखने के लिए गया था। और मैंने जब उसे देखा तो मैं इतना खुश हुआ तैयारा देख के कि मैंने एक थंडर तैयारे की पुश्त पे थपकी दी थी कि ये कोई काम दिखाएगा। जबरदस्त। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो इंडिया के राफेल गिराए हैं ये उसी थंडर तैयारे ने गिराए हैं जिसको मैंने थपकी दी थी। अच्छा, तो शेख साहब ये थंडर को थपकी आपने दी थी? जी हाँ, जी हाँ। और थपकी दे के मैंने कहा था टेस्ट द थंडर। बल्कि मुझे याद है कि मैंने वापसी पे थंडर के कान में भी कहा था कि पुत्र कम चुक के रखिए। शेख साहब आप कबूतर छोड़ते अच्छे लगते हैं, ये लंबी लंबी छोड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। शेख साहब, कबूतरों से याद आया कि आप तो आज़रबाईजान भी जाकर कबूतरों को दाना डाल रहे थे, तो ये हर जगह कबूतर नए होते हैं या यहाँ से अपने साथ लेकर जाते हैं? देखें जी, ये कबूतरों का और मेरा साथ बड़ा पुराना है। कबूतरों को दाना डालने से ही मैंने सियासत सीखी। अच्छा। मुझे तो जहाँ असली कबूतर ना मिले मैं अपने जेब से प्लास्टिक का कबूतर निकाल के उसे दाना डालना शुरू कर देता। शेख साहब, सारा दाना कबूतरों ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ। वाह। यानी तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे लिए अब जेब में खल बनौला और वंडा भी रखा करूं? शेख साहब, ये मुल्की हालात के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अब हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखें जी, मैं ये समझता हूं कि फौज ने तो अपना काम दिखा दिया और बेहतरीन दिखाया। हाँ जी। राफेल तैयारे जो हैं वो हाथ जोड़कर बेचारे हमारी फजाइया के सामने खड़े हो गए, बिल्कुल माफी मांगते रहे। गलती हो गई है, ऐदकी छड़ दियोगो तो नहीं है हरकत करांगे। ये तो है फौज का कारनामा। अलबत्ता मैं समझता हूं कि ये जो सिविलियन अदारे हैं इनमें वो बात नजर नहीं आ रही। अवाम के लिए हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है। अवाम तो अब किसी मसीहा की तरफ देख रही है, इंतजार कर रही है कि कोई ऐसा लीडर आए जो आके हमें कोई सुख का सांस लेने के लिए कोई ऐसा कुछ करे। तो वो मैं समझता हूं कि वो अभी दूर है। अभी ये हालात उस तरह के नहीं हैं कि अवाम को हुक्मरानों की तरफ से कोई सुख की सांस आए। शेख साहब, बातें तो आपकी बड़ी अच्छी हैं, पर ये सब कैसे मुमकिन है? कौन करेगा ये? देखें, अब मैं अपने मुंह मियाँ मिठू बनता हुआ अच्छा नहीं लगता। शेख साहब, बनना भी ना, ਤੁਹਾਡੀ शक्ल मियाँ मिठू ਦੇ ਨਾਲ नहीं रलदी। ओ शेख साहब, अब तो हुक्मरान बिटकॉइन लेकर आ रहे हैं। ओ जी, ले आए बिटकॉइन, पहले बटकॉइन लेके आए हैं, उन्होंने क्या कर लिया? देखें, मैं ये तबसरा नहीं करना चाहता, बिटकॉइन हो, बटकॉइन हो, शेख कॉइन हो, जब तक इन लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि हम गलत कर बैठे हैं, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये सब हवाई बातें हैं, ये लॉलीपॉप हैं, ये बिटकॉइन जो करेंसी जेब में ही नहीं है, जिसके होते हुए जेब ही भारी महसूस नहीं होती। मैं ऐसी करेंसी को मानता ही नहीं हूँ। अली साहब, ये गरीब अवाम है, आप किसी को बिटकॉइन दे के नान छोले खा सकते हैं? अगले ने तानू अपने फटे ते ही लम्या पा लेना। छोड़े इन फजूल बातों को। मैं तो समझता हूं कि जंग के बाद जो माहौल बना था, पाकिस्तान की दफाई ताकत की जो धाक बैठी है जी, उसमें दोस्त मुमालिक के साथ इतना काम हो सकता था कि IMF की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन जब काबीना में कोई दानिशमंदी की बात करने वाला शामिल ही ना हो तो फिर मैं समझता हूं कि वो क्या हो सकता है। इनको चाहिए था कि कदूरतें खत्म करके, दिल साफ करके, जो जंग के गाजी हैं मेरे जैसे, उनको बुला के मशवरा करते। वाह वाह शेख साहब, तुम बैठे बैठे गाजी हो गए हो। इस तरह तो फिर मैं भी गाजी हूं। मेरा ख्याल है आप ये कहना चाहते हैं कि मैं भी गाजियाबाद दामा। देखें, लड़ाई किसी भी महाज पे लड़ी जाए वो लड़ाई है। वाह। अल्लाह के फजल से सोशल मीडिया के ऊपर जैसी शेख रशीद ने लड़ाई लड़ी है, कोई आपको दूसरा लड़ता हुआ नजर आया है?
वाह वाह। नहीं, ये बात तो है। जिस तरह से शेख साहब इस महाज पर डटे रहे हैं और जिस तरह से भारतीयों को शेख साहब ने जवाब दिया है, कमाल है। देखें अली, दुश्मन को उसी की जुबान में समझाना बड़ा जरूरी है। जैसे वो कहते हैं ना कि गूंगे दी रमज नु गूंगा ही जाने, इसी तरह भारतीय मीडिया को भी मैंने उनके हिसाब से ही जवाब दिया है। वाह जी वाह। वो असल में जंग को भी सारे गामा का अगला सीजन समझ रहे थे। इसलिए मैंने उनसे कहा है कि भाई ये इस दफा तो हल्की फुल्की मौसीकी थी, अगर दोबारा कोई हरकत की तो फिर पक्का राग लगेगा। शेख साहब, सियासत की और मौसीकी की जितनी आपको समझ है ना, कम ही किसी को होगी। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। आप भी माशाल्लाह वास्कर जब भी पहनते हैं बच्चों के शेख रशीद लगते हैं। शेख साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने समझदार होने के बावजूद वेले और अकेले क्यों फिर रहे हैं? और साहब, आपके इस सवाल का जवाब सिर्फ इतना ही है कि शक्ल अच्छी ना हो तो सवाल अच्छा करते हैं। अच्छा शेख साहब, ये छोड़ें, ये बताएं कि आप आजकल अपने सियासी मामलात को किस नज़र से देख रहे हैं? बस जी, उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। मैं आपकी इस बात पे फिर यही कहूँगा जी, शक्ल और सवाल। शेख साहब, आप इसे छोड़ें, मुझे बताएं। देखें, बात ये है अली मुमताज साहब, सियासत जो है वो पहले नहीं है, पहले मुल्क है। वाह। पहले हमारी धरती है, हमारा प्यारा वतन है। वाह। अभी तो हम हर चीज को पीछे किए हुए हैं। जी। जब तक हालात जो हैं ये इंडिया की तरफ से सुकून में नहीं आएंगे, हम इस वक्त सियासत कर ही नहीं सकते, ना ही हम सियासत करना चाहते हैं। हम तो इस वक्त सिर्फ इंडिया को जवाब देना चाहते हैं और उसके सामने डट के खड़े होना चाहते हैं। बाकी रह गई सियासत तो वो भी इंशाल्लाह कभी ना कभी किसी ना किसी के दिल में तरस आ ही जाएगा। यानी कि सियासत की तरफ से आप तरसे हुए हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। इन्होंने मेरा ख्याल है उन अपना आप ही बुराई लगन लग पे। इस परेशानी में तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। शाबाश यार, काम किसी ने खराब किया तो बादुआ मैनू देन लग पे। जी, मुझे एक बात बताओ। क्यों जी? मैंने आपको कहा था ना आखिर इसने अजीजी से पूछना है जी। वो बात तो करने दे, हो सकता राह ही पूछना होवे ताड़े को। बस पूछो पूछो, क्या पूछना ये चाहते? जो अजीजी अकल है, ये किसी पंसारी की दुकान से मिलती है या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है? आई एम सॉरी, किसी और बंदे से पूछ लो। हम जिस तरह के दानिश्वर हैं, हमसे तो तुम्हें अकल का साशे पैक ही मिल सकता है। नहीं, मुझे दरअसल पूरा ट्रक चाहिए। यार किस तरह की बातें शुरू कर दी हैं तुमने? अकल खरीदी नहीं जा सकती, ये तो अल्लाह ताला ही अता कर दे तो कर दे। ओहो, मैं तो सोच रहा था कि शायद किसी का भला हो जाए, कहीं से अकल मिल जाए तो उन लोगों को दे दी जाए जो खुद को अक्ले कुल समझते हैं और किसी भी काम को करने से पहले किसी अक्लमंद आदमी से मशवरा करना जरूरी नहीं समझते। बहुत गलत बात है ये, इंतहाई गलत बात है। वाकई कोई अगर आप अहम काम खास तौर पे करना चाहते हैं तो कोई अजीजी टाइप कोई अक्लमंद ढूंढें। माशाल्लाह, जो घर का पला हुआ खालस अक्लमंद हो। यार आप अकेले, हम कहाँ जाएंगे फिर हैं? यार वो मुझसे बात कर रहे हैं, तुम लोग बीच में, तो हम इन्हें भी रखवा देना है। यार वो आपसे अकल मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरे पास साशे है। नहीं तो हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या देख बैठे हो जो इतने दुखी हुए हो? दरअसल मैंने फर्स्ट ईयर यानी कि 11वीं जमात के उर्दू के मजमून का निसाब देखा है और वो तब्दील हुआ है। अब उसको तब्दील करने वालों के बारे में मैं किताब देखने के बाद ये सोच रहा हूँ कि ये कौन हीरे लोग हैं। अगर आपने बच्चों को अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ानी है तो उनको वो नज़में, वो अशार पढ़ाएं जिससे उनमें जद्दोजहद पैदा हो, जुस्तजू का शौक पैदा हो जी। पर ऐसा नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी कुछ चंद अक्लमंद अजीजी टाइप लोगों ने ये बताया है कि निसाब बनाते हुए भी अपना जी जो है तरजीहात वो सिफारिशें और खुशामदें ही होती हैं। ठीक है। लोगों को खुश करने के लिए या लोग किसी तगड़े की सिफारिश से निसाब में ऐसी चीजें शामिल की जा रही होती हैं जिनका बच्चों को कोई फायदा नहीं है।
भाई आप सिर्फ इम्तिहान बराए इम्तिहान ही ना आप लोग बच्चों को तैयार करें। सिर्फ इम्तिहान में से पास होना है, बच्चों की कुछ तरबियत भी होनी चाहिए। ये बात मैं कहता हूँ कि तालीम भी ऐसी हो जिससे बच्चों की तरबियत। बिल्कुल। अब जैसे कि मेरे एक प्रोफेसर साहब दोस्त हैं, उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि 11वीं जमात की किताब में 2 नज़में थीं अल्लामा इकबाल की, जिन्हें निकाल दिया गया है। उनमें से एक मुसलमानों के लिए थी, उसमें मुसलमानों के लिए पैगाम था, और एक थी कि जिसमें नौजवानों के लिए पैगाम था। उसकी जगह अल्लामा इकबाल की एक ऐसी नज़म शामिल कर दी गई है जो कश्मीर के हवाले से है और उसमें सैरो सयाहत का जिक्र है। लाओ, यानी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए तो वो चीजें निकालनी चाहिए थी जिनमें उनको कोई नसीहत मिलती। तो इलाके की खूबसूरती के लिए जो अल्लामा ने लिखा हुआ है वो आप किसी और जगह पे भाई किसी जगह शामिल करें। फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं, जो कॉलेज गए हैं, ये तो बाकी आपकी बात ठीक है, और आपके जो दोस्त हैं प्रोफेसर साहब जिन्होंने आपसे राब्ता किया है उनकी भी बात बिल्कुल ठीक है। 2 जो इतनी प्यारी नज़में थी उनको निकाल के आपने ये क्या डाल लिया भाई? बिल्कुल। अच्छा अजीजी, दूसरी बड़ी तब्दीली ये की गई है 11वीं जमात की किताब से। अहमद शाह पतरस बुखारी साहब का मजमून है लाहौर का जोग्राफिया, वो भी निकाल दिया गया है। लाओ, पतरस बुखारी, ओए होए 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 होए। मैं समझता हूँ कि मजा निगार जितने भी आज तक हुए हैं जी जी वो तो उनके कायदे आज़म हुए हैं। वाह। अच्छा, पतरस बुखारी भी निकाल दिया। इत्थे रख। अच्छा, एक और बहुत बड़ी खचमारी है, और वो ये कि बहुत बड़ा नाम अहमद नदीम कासमी साहब का एक शानदार अफसाना था और उसका उन्वान था सिफारिश, उसको भी निसाब से निकाल दिया गया है। शाबाश यार, सिफारिश तो उनका मशहूर जमाना अफसाना था। ये क्या कर रहे हैं? अफसाना नगारी में मेरा ख्याल है हमारे इस खित्ते के ऊपर अहमद नदीम कासमी साहब से बड़ा नाम ही कोई नहीं। ड्रामाटाइज किया गया था उनके अपना अफसानों को, वो अयूब खावर साहब ने किया था। अच्छा। कासमी कहानियां के नाम से। बिल्कुल। उसमें मैंने 3 अफसाने उनके जो हैं वो उसमें रोल किए हुए। अच्छा। फिर यार उनका जो अफसाना गंडासा है उस पे जो फिल्म बनी है पाकिस्तान में, वो हमारी पाकिस्तानी तारीख की आज तक की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनके अफसानों को आप पीछे कर रहे हैं तो फिर पाया भी किताब देखी इन्हें को आलू पा लेने या को मेथी पा लीए या को थोम गंडा पा लिया की कीता ने। अच्छा, और सुनो, हफीज जलंधरी साहब जिन्होंने हमारा कौमी तराना लिखा था, उनकी एक नज्म थी हलाले इस्तकलाल, उसको भी निकाल दिया गया है निसाब से। बहुत अच्छे। वो हलाले इस्तकलाल तो उन्होंने पाकिस्तानी परचम पे लिखी हुई थी नज्म। इन्होंने मेरा ख्याल है अपना आप ही बुराई लगन लग पे। अच्छा अजीजी, अब सुनते जाओ, मुझे तो लग रहा है कि कहीं इस दुख में, इस परेशानी में तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। शाबाश यार, काम किसी ने खराब किया तो बादुआ मैनू देन लग पे। अब देखो, मरसिया निगारी में बड़ा नाम मीर अनीस साहब, उनकी भी नज़म निकाल दी गई है। शाबाश यार, इतने इतने बड़े नाम निकाल दिए हैं, तो फिर कलाम किसका इन्होंने शामिल किया है? कोई जिम सिंह धड़कन का कलाम शामिल कर लिया या हस्बे हाल के तमन्निया मियां का कर लिया? अब आगे सुनते जाओ, ये मामला यहाँ पर खत्म नहीं होता, बल्कि आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा नाम हमीद अस्करी साहब, उनका मजमून पहला मुसलमान साइंसदान अबू अल कासिम अल ज़वारी, जिन्होंने सर्जरी की बुनियाद रखी, उसको भी निसाब से निकाल दिया गया है। ओहो, मेरा ख्याल है जिन्होंने सिलेबस बनाया है ना, उन्होंने को अपने महल्ले के वाकफ जरा का मजमून डाल लिया होगा कि हमारे महल्ले का एक जरा था ऐसा कमाल, वो घोड़े के पूछल का वाल लेके तिल के ऊपर ऐसी गंड मारता था कि तिल खुद ही उतर जाता। और अगर हमारे महल्ले का कोई बच्चा पतंग लूटते हुए कोठे से नीचे गिर के अपनी टंग तड़ा लेता था, तो जरा जो है वो उसके तौन के ऊपर गोडा रख के बगैर चीख मारे उसकी हड्डी जोड़ देता था। जी तो तौन ते गोडा ही रखता तो चीख कितों निकलनी? हाँ जी, और बच्चे का गोडा जुड़ जाता सी, फिर तौन की तकलीफ शुरू हो जाती। हद हो गई है यार। देखो जरा, अबू अल कासिम अल ज़हरावी बहुत बड़ा नाम,
बड़ा नाम। उस पे मजमून, और वो मुसलमान थे। जी जी। और ये जो आज हम बच्चों को ये बताते हैं कि हम किसी कम जोगे नहीं है, सिर्फ गोरा ही सब कुछ कर रहा है, वही मेडिकल में आगे आगे है। बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि मुसलमानों में बहुत बहुत बड़ा नाम था, बल्कि इन चीजों का आगाज मुसलमानों ने किया था। क्यों हम अब पीछे हट गए हैं, क्यों हम अब बिल्कुल नकम्मे हो गए हैं, ये एहसास पैदा होता था बच्चों को इनका मजमून ये पढ़ के, तो वो भी निकाल दिया है। अच्छा, मैं मजीद बताना भी चाह रहा हूँ, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि आपका ख्याल करना चाहिए अजीजी, कुछ हो ना जाए, क्योंकि इतनी तफसील बता दी है, तफसील तो अभी भी पड़ी हुई है। नहीं नहीं, 2-3 और बताओ, उसके बाद हम इंशाल्लाह सारे उठ के तेनू ही कुटांगे। चूंकि हमारे पास तो यार तुम ही हो हमारे दोस्त, हम तो किसी तगड़े को कोट के हमें कोट नहीं खा सकते। तो फिर मैं नहीं बताता ताकि जरा कम कुट पड़े। नहीं नहीं, प्लीज जरा बताओ, ये तो बड़ी कमाल आपने बात की है और बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा है। अब देखो, इसमें चलो 2 नाम और देता हूँ, बाकी नाम फिलहाल रहने देते हैं, गो के बहुत बता दिए हैं। अब जैसा कि हाजरा मसरूर, मस्त वकली, इनके मज़ामीन भी नसाब से निकाल दिए गए हैं। मेरा ख्याल है सारा कुछ कट के ना तो थे मंजियां डानियां चाह रहे एक नसाब बनाने वाले ते परौने ते नहीं आन डे। जो सारा कुछ निकल गया तो उदों अली साहब सानू दसण दे, पहले को नहीं दसिया यार। पहला केड़ा तू उन्हां दे हथी पै जाना सी। असल में होता पता है क्या है जी, ये वाकई बड़ी अहम चीज है। लोग अपने बच्चों की तालीम के हवाले से, उनके स्कूलिंग के हवाले से, उनके निसाब के हवाले से जी जी, बड़े बड़े तगड़े अपने मुल्क के दानिशवर बिठाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये सारा कुछ जो है ना जी, हमारे एजुकेशन के हवाले से ये जो चीजें हैं, जी, ये ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के हथे चढ़ी हुई। भाई बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, सारा कुछ ठीक है जी, मगर खुदा के वास्ते उनको अक्ले कुल ना समझे। आप एजुकेशन के हवाले से अगर कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि तालीम के मैदान में जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, खास तौर पर ऐसे असातिज़ा जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी दी है बच्चों को तालीम देने के लिए, बिल्कुल सही। और उनको ये इल्म है कि किस चीज से बच्चे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं या किस चीज से बच्चे जो हैं वो हैरान ज्यादा हो रहे हैं, जी जी, या किस चीज से बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, हाँ जी, उन चीजों को वो शामिल करें। सही बात। अभी नहीं, ये पिछले चंद सालों से ये रवाज पड़ गया हुआ है कि लोग जो है ना जी, ये इन अहम मामलात में भी फैसले करते हुए सिफारिशें और अपनी मर्जी ठोंस रहे होते हैं। हाँ जी। अच्छा, मैं ये जानकर मजीद परेशान हुआ कि मैं समझ रहा था शायद अभी ये तजावीज़ के मराहिल से गुजर रहा है मामला, पर मुझे ये बताया गया कि ये सब तो छप भी चुका है, यानी कि किसी से मशवरा भी नहीं किया और छाप भी दिया। वैसे आपको एक बात बताऊं जी, हमारे जो बहुत बहुत बड़े लोग हैं ना जी, वो भी सोशल मीडिया के जेर अताब हैं। उनकी सोचें, उनके फैसले, उनकी जो चाहते हैं वो भी अब सोशल मीडिया के जेर अताब हैं। हाँ जी, और मैं यहाँ पे जेर अताब जानबूझ के कह रहा हूँ, जेर असर नहीं कह रहा। सोशल मीडिया के ऊपर आप अगर शायरी देखनी शुरू करें तो बाखुदा इतनी शर्मिंदगी होती है, इतनी शर्मिंदगी होती है। हमारे जो नए लिखने वाले लोग हैं वो जिस तरह जाके ये को एजुकेशन खास तौर पे जहाँ जहाँ होती है ना जी, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, हाँ जी, हाँ जी, सर। वहां जाके वो जो सुना रहे होते हैं अपना कलाम, पता नहीं किस हिम्मत और किस गैरत के साथ वो कलाम पेश कर रहे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसमें माँ सिवाय बड़ी ही माजरत के साथ ये इश्क मटक्के, ये लड़कियों के पीछे फिरना, औरत की हुस्न की तारीफें और लड़कों की मजलूमियत, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं जिससे लड़के जो हैं वो बढ़ के मारे, जी ओए ये देख के तो अब बड़े बड़े लोग भी मुतासर हो रहे हैं। और खुदा का खौफ खाओ, कुछ खुदा का खौफ खाओ। बड़ी दफा मैंने ये अपने प्रोग्राम में भी और कई दफा और प्लेटफॉर्म पे भी ये कहा है, आर्ट के हवाले से कहा है और यही सोशल मीडिया के हवाले से भी कहता हूँ कि खुदा वास्ते वो मत दिखाएं जो लोग देखना चाहते हैं। जो तुम दिखाना चाहते हो उसे इस काबिल बनाओ कि लोग देखें। बिल्कुल सही। यार अगर आप वो दिखाएंगे या वो सुनाएंगे जो लोग देखना या सुनना चाहते हैं तो फिर बाखुदा बड़ा बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। अब लोग तो अच्छी तरफ आना ही नहीं चाहते। अक्सर ऐसा है, अक्सर अच्छे लोग भी बीच में हैं, ऐसे ही बंदा
सबको ऐसा नहीं कह सकता, जी। अच्छे लोग भी इनमें शामिल हैं जो बेचारे सड़क उड़ रहे हैं और परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। हाय ओहो अली साहब, ये किताब बनाने से पहले कम से कम मुझसे ही मशवरा कर लेते, मैं ही कुछ बता देता इनको। बहुत अच्छे। ओ भाई, वो 11वीं जमात की उर्दू की किताब की बात हो रही है, उस किताब की बात नहीं हो रही जिसमें देग पकाने के तरीके होते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।